हेलो एवरीवन, मैं फरजंद अली आपका दोस्त। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना हमें प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी से है और आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट शेयर ट्रेडिंग में या म्यूचुअल फंड में नहीं किया है तो फिर आप कौन सी रिटर्न जमा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको जमा करना है इनकम टैक्स की ITR 1। तो मैं आपको इस वीडियो में ITR 1 के बारे में बताऊंगा। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली। इनकम टैक्स, GST और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारी की वीडियो मिलेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल पर ज़रूर आएँ और हमारी वीडियो ज़रूर देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं या आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में या बैंक में काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए सभी के लिए फॉर्म नंबर 1 ही जमा करना होता है, ITR 1। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में या म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो आप ITR 1 जमा कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि आप अपना ITR 1 कैसे जमा कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना फॉर्म 16 अपनी कंपनी से लेना है या अपने डिपार्टमेंट से लेना है। तो आपकी डिटेल फॉर्म नंबर 16 में शो कर रही होगी। तो आपको अपने या तो हाथ से या कंप्यूटर है आपके पास तो एक्सेल में आप कंप्यूटेशन बना सकते हैं या MS वर्ड में कंप्यूटेशन बना सकते हैं। जो फिगर आपकी फॉर्म 16 में हो वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी अदर इनकम भी होगी, जैसे कोई सेविंग बैंक में अकाउंट है आपका, वहाँ पर सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिलता है वो होगी, या फिर आपकी कोई FDs वगैरह है उस पर इंटरेस्ट होता है वो भी होगी। तो आपको वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना है और जो ऑफिस से तनख्वाह मिलती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न में दिखाना है। और इसके साथ साथ कोई और इनकम है तो उसको आप अदर इनकम में शो कर सकते हैं। या आपको डिविडेंड मिला है खाली तो आप डिविडेंड की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो कर सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आपने कोई ऑनलाइन जो गेम खेले जाते हैं उसमें इनकम की है, तो फिर आपको फॉर्म नंबर 1 जमा नहीं होगा। बहुत से लोग फॉर्म नंबर 1 जमा कर रहे हैं और बहुत से लोग अपनी इनकम जो उनकी गेमिंग इनकम है उसको नहीं दिखा रहे हैं, या जो उन्होंने म्यूचुअल फंड इक्विटी वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है उसको भी नहीं दिखा रहे हैं। तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स ये ऐसे लोगों को नोटिस भेजेगा, क्योंकि ये सारा सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। सिस्टम में आपके आएगा, वो इनकम टैक्स के सिस्टम में आएगा और कैंपेन के तहत वो आपको नोटिस भेजेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप अभी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में जो ट्रांजैक्शन है, जो इनकम हुई है आपकी, वो सारी दिखाएं। कोई भी इनकम को छिपाए नहीं, क्योंकि आज आप छिपा रहे हैं लेकिन बाद में आपके पास नोटिस आएगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी अपनी इनकम छिपानी नहीं है। और मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह है वो किसी जो टैक्स एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे ही रिटर्न जमा कराएं। अगर आप हमसे रिटर्न जमा कराना चाहते हैं तो आप हमसे भी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करा सकते हैं। और GST का रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए, बहुत रीजनेबल पैसों में आपका काम करेंगे। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 1 कैसे जमा करेंगे अगर आपको सैलरी मिलती है। तो आइए शुरू करता हूँ मैं अपनी ये वीडियो। इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने के लिए हम सबसे पहले गूगल पर आएंगे और गूगल पर सर्च करेंगे E-फाइलिंग इनकम टैक्स। तो ये ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर E-फाइलिंग इनकम टैक्स लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे और देखिए होम लिखा हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए रजिस्टर लिखा हुआ है, जहाँ जो रजिस्टर लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर रहे हैं और अगर आपने पहले से ही इनकम टैक्स की रिटर्न जमा की हुई है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करें या पैन कार्ड में कैसे रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन करेंगे, तो उसके लिए फिर ये लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए देखिए यहाँ पर
पैन कार्ड होता है वही यूज़र आईडी होता है। और फिर यूज़र आईडी देंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड देंगे और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले देखना है आपका फॉर्म नंबर 26AS, वो कैसे देखेंगे। उसके लिए आप ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स में जाइए और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के नीचे लिखा हुआ है व्यू फॉर्म 26AS, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर ये कन्फर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे, तो मेरा 24-25 है, 24-25 को सिलेक्ट करूँगा। फिर व्यू एज यहाँ पर HTML को करूँगा, फिर व्यू और डाउनलोड, ये हम यहाँ पर व्यू कर सकते हैं लेकिन अभी डाउनलोड नहीं हुआ है। तो अगर हमें डाउनलोड करना है तो एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करेंगे और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्म नंबर 26AS डाउनलोड हो गया और वो ये देखिए ये इस तरह से होगा। और फिर हमें दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो फाइल है वो डाउनलोड करनी है, वो यहाँ लिखा हुआ है AIS पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर AIS लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस के बराबर में, तो AIS पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दो आपको फाइल डाउनलोड कर सकते हैं आप, टैक्स पेयर्स इन्फॉर्मेशन समरी TIS और दूसरा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। TIS में आपको समरी मिलेगी और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपको डिटेल मिलेगी। तो हम दोनों ही डाउनलोड करते हैं। पहले देखिए यहाँ पर एरो जो शो कर रहा है नीचे जाता हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और फिर ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पाथ देंगे और यहाँ पर सेव लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। और ये ध्यान रखिएगा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है दोनों, और इन दोनों फाइलों का पासवर्ड जो होता है वो होता है आपका पेन नंबर, वो भी स्मॉल लेटर में, और डेट ऑफ बर्थ DD और MM और YY। तो पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। तो देखिए ये सेव कर लिया मैंने। TIS और AIS ये दोनों मेरे सेव हो गए हैं। अब हम खोलते हैं इसको, तो ये देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ ऊपर और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है, आपको बैंकों से कितना इंटरेस्ट मिला है या सैलरी वगैरह है वो क्या है, या कोई और ऐसा ट्रांजैक्शन आपके इसमें शो रहा हो, वो सारे स्टेटमेंट आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा करेंगे। उसके लिए फिर आप दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे जो अभी लॉगिन किया था। ये देखिए आप यहाँ पर दोबारा से डैशबोर्ड पर आना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करनी है। ये रिटर्न हम जमा कर रहे हैं ओल्ड रिजिम के हिसाब से। तो देखिए ओल्ड रिजिम के हिसाब से कैसे रिटर्न जमा की जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ई फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पर कर्सर रखेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे कर्सर रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, इसके नीचे असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम 2024-25 की जमा कर रहे हैं, तो 24-25 को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑनलाइन पे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब स्टार्ट न्यू फाइलिंग जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा इंडिविजुअल है, तो हम इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड। उसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको कौन से ITR जमा करना है। तो यहाँ पर ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारी दी हुई हैं। तो यहाँ पर हमें ITR 1 जमा करना है, तो हम ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर
रीज़न लिखना है कि आप ये ITR क्यों जमा करना चाहते हैं। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, या फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। इसमें भी 3 दिए हुए हैं कि आप अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपने विदेश में जाने पर खर्च किया है, वो उसकी वजह से आप रिटर्न जमा कर रहे हैं, या 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपने अपने बिजली का बिल पेड किया है, उसकी वजह से आप रिटर्न जमा कर रहे हैं। लेकिन मेरे केस में मैं सिलेक्ट करूँगा अदर। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, जो टैक्सेबल इनकम होती है वो, तो आप सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अदर में भी सिलेक्ट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसको ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टोटल पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सारे यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं सेक्शन। तो यहाँ पर सभी सेक्शन पे हमको कंफर्म करना है। तो हम सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। तो हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पहले कंफर्म करना होगा। अब ये जहाँ पर आप चेक कर लीजिए आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ सही है या नहीं है। अगर आपको एड्रेस वगैरह में कोई चेंजिंग करनी है तो फिर आप यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है या एड्रेस है, ये आप चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने एड्रेस को अपना सही कर लिया है और फिर यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो जो आपने चेंजिंग किया है वो सेव हो जाएगा। और सेव करने के बाद फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सिलेक्ट करना है अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, किसके हैं, या पेंशनर है, तो आप किसी में इनमें आते हैं तो उसको सिलेक्ट कीजिए। अगर आप पुलिस फोर्स वगैरह में सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल, और अगर स्टेट पुलिस में तो स्टेट, या आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में तो स्टेट गवर्नमेंट, या आप बैंक वगैरह में तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह में है तो आपको अदर सिलेक्ट करना है, तो अदर सिलेक्ट करूँगा मैं। फिर इसके बाद देखिए फाइल अंडर सेक्शन, तो ये मैं फाइल कर रहा हूँ ओरिजिनल रिटर्न बिफोर ड्यू डेट, तो उसके लिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फाइल टू रेस्पॉन्स टू नोटिस, तो रेस्पॉन्स तो नोटिस वगैरह देना नहीं है। फिर इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। देखिए ये डिफ़ॉल्ट है न्यू टैक्स रिजिम के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ओल्ड रिजिम की रिटर्न जमा करें, आप ओल्ड रिजिम को ऑप्ट करें, तो फिर आपको यस करना है। तो मैं यस करूंगा क्योंकि मैं ओल्ड रिजिम में रिटर्न जमा करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं न्यू रिजिम में करूंगा तो मेरे ऊपर टैक्स ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले कंप्यूटेशन कर लिया था कि मेरा ओल्ड रिजिम में बेनिफिट रहेगा क्या या न्यू रिजिम में बेनिफिट रहेगा। तो मेरा न्यू रिजिम में बेनिफिट नहीं है, मेरा ओल्ड रिजिम में ही बेनिफिट है, उसमें टैक्स कम लग रहा था। तो ये मैंने यस को सिलेक्ट कर लिया। और अगर आप चाहते हैं न्यू रिजिम में जाना तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये बैंक डिटेल लिखी हुई है। तो आप पहली बार अगर रिटर्न जमा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बैंक का अकाउंट अपना ऐड करना होगा और ऐड के साथ साथ उसको वैलिडेट करना होगा। उसके लिए आपको ऐड यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपको बैंक अकाउंट नंबर देना, IFS कोड। जब बैंक अकाउंट नंबर और IFS कोड देंगे फिर आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, वो OTP देंगे, फिर आपका वैलिडेट होगा। अगर आपकी डिटेल बैंक से मैच नहीं हो रही है तो वो वैलिडेट नहीं होगा, और अगर वैलिडेट नहीं होगा तो फिर आपका कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जब तक आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है, जब तक आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो ये मेरा अकाउंट वैलिडेटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो वैलिडेटेड है। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये कंफर्म हो गया, ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ गया। अब मैं कंफर्म करूँगा ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ क्लिक करूँगा।
अब यहाँ पर देखिए ग्रॉस टोटल इनकम के नीचे लिखा हुआ है सैलरी एग्जम्पशन, कि आपको सैलरी में कौन कौन से एग्जम्पशन चाहिए। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और टूर और ट्रांसफ़र। अगर आपका है तो यस और नहीं है तो नो करेंगे। फिर इसके बाद दूसरा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। फिर इसके बाद एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद डिपार्टमेंट एग्जाम्शन, तो ये है आपका हाउस रेंट का। अगर हाउस रेंट का जितना अमाउंट आपके फॉर्म नंबर 16 में लिखा हुआ है उतना ही अमाउंट आपका यहाँ पर शो करेगा। अगर आपका अमाउंट फॉर्म नंबर 16 में कम शो हो रहा है तो फिर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या कभी कभी ये होता है कि फॉर्म 16 में गलत हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, हम इसको सही करना चाहते हैं, या हम HRA का कोई भी एग्जाम्पशन नहीं लेना चाहते, तो हम यहाँ पर ये लिखा हुआ है डू यू एग्री विद इन्फॉर्मेशन, तो आप नो पे क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक करने के बाद जो भी आप अमाउंट चाहते हैं वो यहाँ पर देंगे, फिर आपका उसी हिसाब से हो जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं कि सही है आपका जो फॉर्म 16 में है वो, फिर आपके लिए यस करना है आपको, तो मैंने यस कर दिया। फिर उसके बाद अगला है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस। लीव ट्रेवल अलाउंस का अगर एग्जाम्पशन आपके फॉर्म 16 में है तो आप यहाँ पर यस कीजिए और वरना नहीं कीजिए, या आप लीव का ट्रेवल अलाउंस लेना चाहते हैं और फॉर्म 16 में नहीं है तो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं यस करने के बाद। फिर इसके अलावा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। अगर है तो यस, नहीं है तो नो, तो मैं नो करूंगा, मेरा नहीं है। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब ऊपर लिखा हुआ है वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल, और फिर नीचे देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी लिखा हुआ है, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल देनी है कि सैलरी की इनकम कितनी है। अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपको यहाँ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखानी है। इसके साथ साथ अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं हाउसिंग लोन का तो अब वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही उसका डिडक्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मैं पहले आपके सैलरी पे जाऊँगा। अब यहाँ पर देखिए ग्रॉस सैलरी का अमाउंट अगर आपको फॉर्म 16 मिला है और वो ट्रेस से मिला है तो आपका जो अमाउंट है वो सेम होगा आपके फॉर्म 16 के हिसाब से। और अगर आपका अमाउंट फॉर्म 16 के हिसाब से ग्रॉस सैलरी का यहाँ पर अमाउंट नहीं शो कर रहा है तो आप यहाँ एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2 साल में 2 जगह हमने काम किया तो 2 जगह हमारी सैलरी मिली, लेकिन हमारे फॉर्म 16 एक ही शो हो रहा है, तो हम दोनों की सैलरी को क्लब करेंगे और क्लब करके फिर यहाँ पर टोटल अमाउंट ग्रॉस अमाउंट डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको एडिट पर क्लिक किया था। अब यहाँ पर मेरी वही अमाउंट है जो मेरे फॉर्म 16 में है। अगर कोई कम या ज़्यादा करना है तो आप कम या ज़्यादा यहाँ कर सकते हैं। और फिर देखिए स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर कंट्री और रीजन लिखा हुआ है, उसके सामने डिलीट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ डिलीट पर क्लिक करिए, इसको हटा दीजिएगा वरना ये आगे दिक्कत करेगा। फिर उसके बाद नीचे देखिए लेस एग्जाम्पशन, तो लेस एग्जाम्पशन में देखिए ऊपर लीव का जो लिखा हुआ आ रहा है मेरा, ये किसी में आता तो आप डिलीट कर दीजिएगा। और बाकी है डिडक्शन अलाउंस मीट टू एक्सपेंडिचर, हाउस रेंट अलाउंस का है तो मेरा हम यहाँ रहने देंगे। और फिर ये देखिए हाउस रेंट का ये डिडक्शन हो गया है। और फिर देखिए हमारा एक प्रोफेशनल टैक्स भी कटता है, वो हमारे दिल्ली में नहीं है, महाराष्ट्र वगैरह में या कर्नाटका वगैरह में ये कुछ टैक्स होता है प्रोफेशनल टैक्स, वो कटता है। तो ये 2400 रुपये का डिडक्शन इसमें मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। और फिर ये देखिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ गई और यहाँ सेव कर लेंगे। ये देखिए मैंने सेव कर लिया। अब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे। अगर आपका कोई भी हाउसिंग लोन चल रहा है और हाउसिंग लोन का अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है,
तो मैंने सेलेक्ट कर लिया सेल्फ ऑक्यूपेड। अगर आपने किराए पे उठाई है तो फिर किराए पे यहाँ पर आपको उसका सिलेक्ट करना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पर जो भी आपने लोन दिया, मैं इंटरेस्ट दिया है अपने हाउसिंग लोन में, वो यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे और उसके बाद यहाँ ऐड कर देंगे और फिर ऐड के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करता हूँ। उसके बाद देखिए फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो आते हैं जो आपकी सैलरी और बिजनेस के अलावा जो इनकम होती है, जैसे इंटरेस्ट आपका सेविंग का है या इंटरेस्ट आपका एफडीज वगैरह का है, या आपने कोई और कहीं पर भी किसी को पैसा दिया हुआ है उसका, या रिफंड जो आता है उसका इंटरेस्ट वगैरह आता है। वो कोई भी अगर आपका यहाँ पर इनकम हो तो वो यहाँ पर ऐड करनी होती है। अब ये देखिए मेरी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर मेरी आ गई है, जो कि मेरे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में मैंने देखी थी उसके हिसाब से आ रही है। और अगर आपको यहाँ पर और ऐड करना है या कम करना है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एडिट पे क्लिक कर देंगे और एडिट पे क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर ये अमाउंट एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला है, ये देखिए लिखा हुआ है डू यू वांट टू ऐड अदर इनकम। इसके अलावा कोई और इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे और फिर वो वहाँ पर अमाउंट डाल देंगे और फिर उसको सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए नीचे एग्जेम्प्ट इनकम। बहुत सारी इनकम होती है जो एग्जेम्प्ट होती हैं, जैसे आपका कोई LIC का मैच्योर हुआ है तो उसका अमाउंट वगैरह है वो आप यहाँ पर डालेंगे, वो ज़रूरी है डालना। तो उसके लिए यहाँ देखिए ऐड अनदर लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आप कौन कौन से अमाउंट आपको डालना है। जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है, तो वो आपको डालना है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई है। फिर इसके बाद देखिए अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी बाय वे ऑफ कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर। ये लिस्ट है सारी, बहुत सारे हैं। तो ये देखिए है एनी सम रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना पैसा मिला है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब मेरा नहीं है कोई भी तो मैं इसको कैंसिल करूँगा। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करूँगा नीचे और फिर ये कंफर्म कर दूँगा। अब ये देखिए हमारी ग्रॉस टोटल इनकम ये कंफर्म हो गई है। अब हम अगला लेंगे टोटल डिडक्शन। तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिडक्शन किस किस में चाहिए, तो यहाँ पर आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, तो मेरा नहीं है। और जो है आपका उसमें यस करिए, नहीं है नो करिए। यहाँ पर नो है और यहाँ पर नो आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर नो है। फिर मेरा यहाँ पर भी नो है, फिर 80G में भी नो है, लेकिन सेक्शन 80C में है मेरा। तो मेरा जो फॉर्म नंबर 16 में देखेंगे डिडक्शन कितना है तो उतना ही डिडक्शन यहाँ पर देखेंगे शो हो रहा है तो ठीक है। अगर यहाँ पर कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे और फिर उतना अमाउंट डालेंगे जितना हम लेना चाहते हैं। कभी क्या होता है कि यहाँ पर कम शो होता है लेकिन हमारे डिडक्शन की एलिजिबिलिटी ज़्यादा की है, तो हम यहाँ नो करके और फिर उस अमाउंट को, जैसे देखिए मैंने नो कर दिया और नो करने के बाद यहाँ पर मैं अमाउंट डालूंगा जितना मुझे डालना है एक्चुअल, वो मैंने डाल दिया। और फिर उसके बाद ये देखिए आर यू एलिजिबल टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC, तो यहाँ पे भी मेरा नो है। डी में भी मेरा नो है। डी में वो डिडक्शन मिलती है जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं, उसका अमाउंट होता है वो 80D में डिडक्शन होता है, मेरा इसमें नहीं है अभी। फिर यहाँ पे भी नो। 80TTA वो होता है जो सेविंग बैंक अकाउंट में डिडक्शन मिलती है 10,000 रुपये तक की, तो मेरी है यहाँ पर, तो मैं यस करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा अमाउंट का, वो आगे मिलेगा। फिर उसके बाद आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो मुझे कोई और डिडक्शन नहीं चाहिए तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। फिर ये कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब देखिए 80C की मैंने डिडक्शन लिख दिया है, 80D में मेरी कोई डिडक्शन नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगी, लेकिन मुझे भरनी ज़रूर है 80D की। और फिर CD में कोई नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 80TTA, 80TTA में फिर ये ऐड 80TTA यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे 10,000 रुपये तक
डिडक्शन ले सकता हूँ। अगर किसी की इनकम सेविंग बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की उसको डिडक्शन मिल सकती है, और अगर उसकी इससे कम है तो जितनी उसको इंटरेस्ट मिली है वो सारी की सारी उसका यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80TTA में। फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 80D का है, यहाँ पर आपको मैंडेटरी होता है, तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। फॉर्म पर यस या नो भरना मैंडेटरी होता, तो यहाँ पर अगर आप ले रहे हैं तो यस और नो, तो यहाँ पे भी नो और यहाँ पे भी मैं नो सेलेक्ट करूँगा और फिर सेव कर दूँगा। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं और यहाँ पर देखिए टोटल डिडक्शन मेरी 1,60,000 की 80C में थी और 80TTA में मेरी 10,000, तो टोटल हो गई 1,60,000 की। फिर ये कंफर्म करूँगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल डिडक्शन वाला सेक्शन है वो मेरा कंफर्म हो गया है। फिर उसके बाद टैक्स पेड के लिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन असलियत में मेरा TDS कटा है लेकिन यह नहीं शो हो रहा है। तो उसके लिए हम तो फॉर्म नंबर 26AS देखेंगे। उसमें जो डिडक्टर होता है उसकी डिटेल दी होती है, टेन नंबर वगैरह दिया होता है। देखिए यहाँ पर कोई भी TDS शो नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेरा TDS कटा है। तो उसके लिए सबसे ऊपर देखिए डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज TDS। तो जो सैलरी का TDS होता है वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। अगर शो नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर उसको ऐड करेंगे। उसके बाद सैलरी के अलावा कोई और TDS है तो वो नीचे शो करेगा। इसके साथ साथ सबसे नीचे लास्ट में लिखा हुआ देखिए एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। तो अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया है तो वो सबसे नीचे वाले में ऐड होगा। जिस तरह से आप सैलरी का ऐड करेंगे उसी तरह से उसका भी ऐड होगा। तो मैंने कोई एडवांस टैक्स नहीं जमा किया है अब, लेकिन TDS मुझे यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर शो डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर ऐड एंड अदर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 10 ऑफ डिडक्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिडक्टर का 10 नंबर फॉर्म नंबर 26AS से देख करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर नेम ऑफ डिडक्टर वो भी हमें फॉर्म नंबर 26AS से मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी, तो वो हम 26AS से ही देख लेंगे। जो हमारा 26AS में शो हो रहा है वही हम यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पर हम अपने कंप्यूटेशन में देखेंगे जो हमारा सैलरी के ऊपर जो टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया। फिर यहाँ पर टोटल टैक्स डिडक्टेड, ये हमारा टोटल कितना TDS कटा है, तो यहाँ पर मैंने वो अमाउंट डाल दिया जो मेरा TDS कटा है फॉर्म नंबर 26AS के हिसाब से। फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पर शो करने लगा है या डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज ऑन सैलरी इनकम। तो फिर उसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर नीचे देखिए टोटल टैक्स पेड, जो मेरा TDS कटा है वो यहाँ पर शो कर रहा है, और फिर इसको कंफर्म कर देंगे। फिर देखिए मेरा टैक्स पेड ये कंफर्म हो गया है। फिर उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये देखिए चेक करेंगे कि आपने जो फिगर दी है वो सही है या नहीं दी। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर देखिए यहाँ पर टोटल ये लिखा हुआ है टैक्स फ्री वगैरह, और फिर आप यहाँ पर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फिर ये देखिए लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। अब यहाँ पर देखिए टोटल आपकी इनकम ये हो गई, डिडक्शन इतना हो गया, टैक्स पेड इतना हो गया, टैक्स लायबिलिटी का जो पार्ट था हमारा वो पार्ट कंफर्म हो गया है। अब हम यहाँ पर प्रोसीड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड। तो जो भी आपका रिफंड बनता है यहाँ पर उसका अमाउंट लिखा हुआ आ गया। और फिर नीचे देखिए स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ सिलेक्ट करेंगे और जो नाम लिखा हुआ है उसके बाद बॉक्स है, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर ये प्रोसीड टू प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि जो आपका डेटा है, जो आपने फिगर दी है वो सही है या नहीं है। और फिर देखिए स्क्रॉल डाउन करिएगा, उसके नीचे यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कीजिएगा।
अब ये यहाँ पर लिखा हुआ आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फॉर्म है, हमारा जो ITR है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। और ये नीचे लिखा हुआ आ गया नो एरर वर फाउंड, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। या मैंने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई बाय ITR-V। तो ई वेरीफाई नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर OTP जाएगा और आप हाथ के हाथ इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी सबमिट हुई है लेकिन अभी वेरीफाई नहीं हुई है ना। और फिर इसके नीचे है ई वेरीफाई लेटर। तो मैं आप ई वेरीफाई लेटर पे करूँगा, क्योंकि प्रोफेशनल ज़्यादातर ई वेरीफाई लेटर पे करते हैं, क्योंकि उनको OTP चाहिए होता है। फिर वो कांटेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट से, उनसे पूछते हैं कि आप अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होते हैं तो फिर उसके बाद फिर वो प्रोसेस करते हैं। और फिर इसके बाद है वेरीफाई बाई ITR-V। अगर आप वेरीफाई ITR-V कर देंगे तो आपको फिर प्रिंट की कॉपी, इसकी ITR की आपको कॉपी की प्रिंट करना पड़ेगा, फिर वो बेंगलोर भेजना पड़ता है 30 दिन के अंदर। ऐसे ही आपको वेरीफाई करना है 30 दिन के अंदर। तो मैं ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ काइंडली ई वेरीफाई द रिटर्न विद इन 30 days ऑफ सबमिशन फॉर मोर सिक्योर एसल फ्री। तो ये आपको 30 दिन के अंदर वेरीफाई करनी है। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर कंटिन्यू लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर देखिए सबमिट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए मेरी ITR सबमिट हो गई है, लेकिन अभी वेरीफाई होना बाकी है। तो ये यहाँ लिखा हुआ आ गया यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 30 days टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग, यानी आपको 30 दिन के अंदर ये वेरीफाई करनी है। फिर उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पे जाऊँगा मैं। फिर यहाँ पर ई फाइल लिखा हुआ है, यहाँ अपना कर्सर रखूंगा। फिर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसके नीचे लिखा हुआ है ई वेरीफाई रिटर्न, यहाँ क्लिक करूंगा। अभी देखिए यहाँ पर ITR-1 जमा की है, ओरिजिनल जमा की है, ये डिटेल है। और असेसमेंट ईयर 24-25 की, यहाँ ई वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब देखिए आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर आई एग्री वैलिडेट माई आधार डिटेल, यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा। फिर जनरेट आधार OTP पे सिलेक्ट क्लिक करूँगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो OTP है वो आधार वाले नंबर पर पहुँच गया है। अब मैं यहाँ पर OTP दूंगा। अब ये देखिए मैंने OTP दे दिया और वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया। अब हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे उसका एक्नॉलेजमेंट और फॉर्म। तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये सेव कर देंगे यहाँ पर। तो ये मेरा सेव हो गया है, एक्नॉलेजमेंट और फॉर्म भी सेव करेंगे। तो डाउनलोड जो रिटर्न लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। अब ये देखिए अब खोल कर देखते हैं। यहाँ ये देखिए हमारा ITR-V है, तो ये हमारी ITR एक्नॉलेजमेंट है। और फिर दूसरा फिर हम फॉर्म को चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारा फॉर्म है जो हमने जमा किया है, तो हम दोनों को अपने पास रख लेंगे डाउनलोड करने के बाद। तो ये हमारी फाइनली इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो गई है, हम खुद भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने सीख लिया होगा कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल टैक्स एडवाइस फरजंद अली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।